आप सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज़ ज्योति मल्लिक from KV CRPF Mokama Ghat. I welcome you all to this video of NCERT Class 8 Geography Chapter 4 Agriculture Krishi. This chapter is about knowing all the science and art behind agriculture, and here some key points are given which we need to focus on under this chapter, and we will cover all the points one by one in this video. So friends, let's start with the meaning of agriculture. So here one classic definition of agriculture is given. Agriculture is the science and art of cultivating lands and livestock. कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहा जाता है या फार्मिंग भी कहा जाता है। जब बात कृषि की आती है तो कृषि केवल भूमि पर फसलों को उगाने तक ही सीमित नहीं होता, और यही बात एनसीईआरटी हमें इस चैप्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन का कार्य भी सम्मिलित होता है, और कृषि के अंतर्गत हम जो फसलों को उगाते हैं भूमि में, उसको अंतिम वस्तु में परिवर्तित करने के लिए 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप सम्मिलित होती है। तो वो 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं? वो 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़। और जनरली ये जो कृषि का कार्य है, ये जो एग्रीकल्चर है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंडर आता है। तो आइए इसे देखें, इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या क्या भिन्नताएं हैं और ये किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग एक्सेट्रा, जिसे हिंदी में हम प्राथमिक क्रियाकलाप भी कहते हैं, जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होती है। उसी प्रकार से अगर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स विथ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स। दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। नाउ अब ये तृतीय क्रियाकलाप की अगर हम बात करें, देन tertiary activities are those activities which provide support to the primary and secondary sector. For example, transport, trade, banking, insurance and advertising etc. अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करूं तो हम कह सकते हैं, जैसे आटे का पैकेट, हम भूमि पर गेहूं उगाते हैं, गेहूं की फसल उगाते हैं, पर मनुष्य उस गेहूं को कच्चा ऐसे ही नहीं खा लेते, हमें उसको एक फिनिश्ड तौर पे मिलता है, तब हम उसे रोटी बनाकर खाते हैं। तो वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो जो अंतिम वस्तु है, वो हमें कैसे मिल पाता है? जब वो इस सेकेंडरी एक्टिविटी से होकर गुजरता है, जब वो किसी फैक्ट्री में जाता है, वो गेहूं जो कच्चा माल है वो फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में उसे आटे में कन्वर्ट किया जाता है, उसको पैकेज्ड, उसमें ब्रांड की स्टैंप लगाई जाती है, फिर उसे मार्केट में भेजा जाता है, और मार्केट में भेजने का काम ये टर्शरी एक्टिविटी के अंदर होता है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट, ट्रेड वगैरह। तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं, और मार्केट में क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है, और उस ट्रेड के माध्यम से, व्यापार में, हम एज अ कंज्यूमर उस आटे के पैकेट को जाके परचेज करते हैं और फिर घर पे उसे रोटी बनाकर खाते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे कार्य में तीनों क्रियाकलापों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो किसी एक क्रियाकलाप के बिना हमारा अंतिम वस्तु बनना संभव नहीं है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेटिक कंडीशन की,
कि किस प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन में जनरली कृषि का कार्य संभव हो पाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमें जनरली बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है फसलों को उगाने की, जिसके अंतर्गत हमारे कुछ अनुकूल स्थलाकृतियाँ होनी चाहिए, जैसे कि जलवायु, फिर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़। ये सारी चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है फसलों को भूमि पर उगाने के लिए। और साथ ही साथ जिस भूमि पर हम फसलों को उगाते हैं उसे हम कृषिगत भूमि कहते हैं। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड। और हमारे देश में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जब हम अपने प्यारे भारत की बात करें, तो मोर देन 50% ऑफ पीपल जो हैं वो इस कृषि कार्य में संलग्न हैं। और इस वजह से ही कृषि को हमारे देश का मेरुदंड भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस वर्ल्ड के मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसमें कलरफुल पिक्चर्स दिए हुए हैं और कलर्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ पे कितनी मात्रा में कृषि की कार्य की जाती है। आप अगर इंडिया में देखें, इंडिया को अगर आप देखें, हम जूम करके देखें, यहाँ पे पर्पल कलर दिया हुआ है और इस पर्पल कलर यहाँ पे 40+ लिखा हुआ है। तो इससे हम यहाँ समझ पा रहे होंगे कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो कृषि कार्य में संलग्न हैं। हमारी देश की जो बेस है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ ही है। उसके बाद अगर हम इस पूरे कृषि के तंत्र को समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से फसलों को उगाने का कार्य किया जाता है, क्या ये कार्य इतना आसान है? तो इसका जवाब है नहीं। इसमें भी मेहनत लगती है, इसमें भी कई प्रकार की प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इनपुट्स वर्क करते हैं और कुछ प्रक्रम, जिसे प्रोसेसेस कहा जाता है, वो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। अगर हम इनपुट्स की बात करें, निवेश, हमें किसी भी फसल को खेतों में उगाने के लिए इनपुट्स की ज़रूरत होती है, निवेश की। उदाहरण के तौर पे जैसे फर्टिलाइज़र्स, हमें रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है, लेबर्स की ज़रूरत होती है और सीड्स की ज़रूरत होती है। ये सब निवेश हैं, इसके बिना खेती करना असंभव है। अगर ये नहीं होगा तो खेती कभी नहीं हो सकती। उसी के साथ इसमें प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी? प्रोसेसेस मतलब प्रक्रम, वर्क, क्या काम किया जाता है जिसके वजह से फसल हम उगा पाते हैं। तो उसमें आ जाएगा प्लोइंग, शोइंग, इरिगेशन, विडिंग, हार्वेस्टिंग। और इन दोनों का जोड़ जो होता है वो हमारा निकल कर आता है आउटपुट, मतलब निर्गत। हम निवेश करेंगे ज़मीन पर, उस पर मेहनत करेंगे, तो तब जाके हमें क्या मिलेगी? फसल मिलेगी। और वो फसल क्या है? वो हमारा निर्गत है, हमारा आउटपुट है। ठीक है। अगर हम इस चैप्टर में इसके की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को समझे, तो अभी हमें इसमें इस पूरे तंत्र के अलग अलग टाइप्स को समझने की ज़रूरत है। द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेतों के प्रकार। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर डिवाइडेड इनटू, इन द ब्रॉडर सेंस इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसे निर्वाह कृषि कहा जाता है और कमर्शियल फार्मिंग जिसे वाणिज्य कृषि कहा जाता है। तो आइए चलिए हम इसे 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे आप इस क्लासिफिकेशन से इसको समझ रहे होंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज़ intensive subsistence farming, and primitive subsistence farming. Similarly, commercial farming is also subdivided into three types, that is commercial grain farming, mixed farming, and that is plantation farming. यहाँ पे एक एरर हो गया है, ग्रीन कलर में वहाँ पे प्लांटेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मिक्स्ड फार्मिंग लिख दिया गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए इसे वन बाय वन समझते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, निर्वाह कृषि की। निर्वाह कृषि, इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि ये जो कृषि की जाती होगी ये किसान अपने निर्वाह के लिए करते होंगे, जिसमें उनका कोई भी मोटिव नहीं होता बिजनेस करने का या पैसे कमाने का। उनका मेन मोटिव होता है अपने फैमिली मेम्बर्स के भरण पोषण का। तो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. Low levels of technology and household labor are used to produce a small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा था, ब्लू कलर में इसकी सब डिवीज़न दी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें, जिसे गहन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है, तो ये गहन निर्वाह कृषि जो है, इसमें फार्मर्स जो है वो कल्टीवेट करते हैं स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को, और इसमें वो सिंपल टूल्स और ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें मोर देन वन क्रॉप को उगाया जाता है एनुअली, और एक ही सेम प्लॉट पर क्लाइमेट के ऊपर बेस करके, मतलब मोस्ट ऑफ द किसान जो होते हैं वो मॉनसून पर डिपेंडेंट होते हैं, और मेनली इस टाइप के खेतों पर किसान वीट, मेज़, पल्सेस और ऑयल सीड्स उगाते हैं। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो मेनली प्रिवलेंट होती है जहाँ पर हमारे देश में जनसंख्या जिस स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, उन एरिया में इस प्रकार की गहन निर्वाह कृषि अत्यधिक मात्रा में होती है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, लोगों की सेटलमेंट ज़्यादा है, लेकिन ज़मीनों की कमी है, और भूमि की कमी होने के वजह से किसान उस छोटी सी ही ज़मीन पर अत्यधिक मात्रा में इंटेंसिव फॉर्म से, गहन फॉर्म से उसमें एक के बाद एक फसलों को लगाते रहती है, ताकि वो अपने फैमिली का भरण पोषण कर सके। उसके बाद दूसरे टाइप की निर्वाह कृषि की बात करें तो वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसे हिंदी में आदिम निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। एंड दिस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज सब डिवाइडेड इनटू शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग फर्स्ट। तो ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जिसे आदिम निर्वाह कृषि भी कहा जाता है, इसमें सारे आदिम प्रकार के क्रियाकलाप, मतलब पुराने क्रियाकलापों, पुराने तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, पुराने औजारों का इस्तेमाल, और साथ ही साथ ये हमारे देश के उन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में होता है जहाँ पर आदिवासी समूह निवास करते हैं। वो अपनी पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक छोटी सी भूमि पर वो जंगलों को साफ करके उसको जलाकर उस जलाए हुए पार्ट्स को एज अ फर्टिलाइज़र उसका इस्तेमाल करते हैं, उस ज़मीन पर वो खेती करते हैं, और कुछ महीनों तक जब वो फसल पक जाती है, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद उस ज़मीन को वो छोड़कर चले जाते हैं, ताकि वो ज़मीन
में दोबारा से न्यूट्रिशन वो ज़मीन रीगेन कर पाए, और फिर वो जब वो रीगेन कर लेता है ज़मीन अपना न्यूट्रिशन वापस से, तो दोबारा उसमें खेती की जाती है। एक लिमिटेड टाइम तक उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है। तो पूरी तकनीक जो है, पूरा जो टेक्निक इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो बिल्कुल आदिम ज़माने का है। पुराने औज़ार, पुरानी तकनीक। तो इस कृषि को कर्तन एवं दहन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पॉइंट दिया हुआ है, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। यही जो कृषि का प्रकार मैंने अभी आपको बताया, उसी को ही स्थानांतरित कृषि या फिर कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगर यूँ कहें, इसके जगह जगहों के आधार पर इसके अलग अलग नाम पाए जाते हैं। विश्व के ऐसे कई देश हैं जहाँ पर इस प्रकार की आदिम प्रकार की कृषि की जाती है, ये जिसे कहा जाता है। अगर हम बात करें मैक्सिको की, तो मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है, ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है, और मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है, और हमारे भारत में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इसे झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके कई तरह के नाम हैं। और इसका जो सेकंड पॉइंट है जो यहाँ लिखा हुआ है अबाउट नोमैडिक हर्डिंग, इसे चलवाशी पशुचारण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसान एक जगह से दूसरे जगह अपने एनिमल्स को लेकर फॉडर और वाटर के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं, और इन पशुचारण से जो प्रोडक्ट्स मिलता है उसका वो लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरली इस प्रकार की जो हर्डिंग होती है, इस प्रकार की जो कृषि होती है, वो हमें एरिड रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, और सेंट्रल एशियाज़ के पार्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम हमारे भारत की बात करें, तो भारत में राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में ये प्रकार की कृषि हमें काफ़ी देखने को मिलती है। और यहाँ पर मैं कृषि शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमने पहले ही स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया है कि एग्रीकल्चर कृषि सिर्फ भूमि पर फसलों को उगाने तक ही सीमित नहीं होता, ये पशुपालन से भी जुड़ा हुआ है। तो होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कृषि के दूसरे प्रकार की बात करें, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, जिसे इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। तो इसमें क्रॉप्स आर grown and animals are reared for sale in the market, that is for commercial purposes। मतलब वाणिज्य के पर्पस से, व्यापार और वाणिज्य के पर्पस से इसमें कृषि का कार्य किया जाता है। इनका मेन मोटिव होता है यहाँ पर प्रॉफिट कमाना, लेकिन निर्वाह कृषि में वो चीज़ नहीं होता। और the area cultivated and the amount of capital invested is large. Most of the work is done by machines. Obvious सी बात है, अगर व्यापार की बात आ रही है, पैसे कमाने की बात आ रही है, तो बहुत ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल होता होगा, और ज़मीनें भी बड़ी होंगी, तभी वो अपने सरप्लस अमाउंट को, सरप्लस आउटपुट को मार्केट में बेच सकते हैं। अगर प्रोडक्शन कम होगा, अगर फसल की उपज कम होगी, तो वो मार्केट में उसको कैसे बेचेंगे। तो कमर्शियल फार्मिंग जो होती है उसमें मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो कमर्शियल फार्मिंग जो बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे देखा था हमने कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, और एक होता है दैट इज़ प्लांटेशन, जो कि यहाँ पे गलत हो गया है।
तो हम वापस अपने स्लाइड पे चलते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इन दिस क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, व्यापार के वाणिज्य के आधार पर इसमें फसल उगाने का काम किया जाता है और मेनली इसमें कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाते हैं लाइक वीट एंड मेज, और ये ज़्यादातर टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज़ में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में होता है, क्योंकि वहाँ पे फार्म लैंड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं एंड दिस एरियाज़ आर स्पार्शली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म्स। वहाँ पे लार्ज फार्म लैंड्स होने के क्या कारण होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या उतनी नहीं होती, जनसंख्या लोगों की रहने की संख्या कम होती है, और साथ ही साथ ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रकार की फसल उगाते हैं ताकि उपज ज़्यादा हो और वो उसे मार्केट में बेच सके। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे टाइप की बात करें मिक्स्ड फार्मिंग की, तो मिक्स्ड फार्मिंग एक ऐसी प्रकार की कृषि प्रणाली है जिसके अंतर्गत सिर्फ कृषि का कार्य ही नहीं किया जाता, इसमें एक बड़े से लैंड पर कृषि के साथ साथ वहाँ पर लाइव स्टॉक रियरिंग्स का भी काम किया जाता है और साथ ही साथ चारे की फसलों को भी उगाया जाता है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा। अगर हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, सुगरकेन, कैश्यू, रबर और कॉटन आर ग्रोन। ये इस प्रकार की कृषि जनरली पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमें प्लेन भूमि, मैदानी भूमि की कमी वहाँ पर होती है। तो वहाँ पर इस रोपण प्रक्रिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पर इस प्रणाली में अत्यधिक धन का इस्तेमाल, पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ लेबर का भी उतना ही ज़रूरत पड़ता है। और जनरली इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कई प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। अगर हम इस पे गौर करें वर्ल्ड बेस पर, तो मलेशिया में रबर की खेती इस प्रणाली के माध्यम से की जाती है, ब्राज़ील में कॉफ़ी, इंडिया में टी। अगर हम आप में से किसी ने टी गार्डन देखा हो तो आप इसको समझ रहे होंगे। उसमें पहाड़ों को काट कर वहाँ पे प्लांटेशन करके टी की खेती, चाय की खेती की जाती है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। कॉफ़ी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, टी प्लांटेशन एंड सुगरकेन प्लांटेशन का एक पिक्चर है जिसे आप दे सकते हैं। टी प्लांटेशन में देखिए पट्टीदार धारों के हिसाब से इसमें खेती का कार्य किया गया